दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी टॉपिक चल रही है एनजीओ पर रिलेटेड। मैंने जो लास्ट वीडियो थी दोस्तों, वो आप लोगों को मिल चुकी होगी। अगर जिन दोस्तों ने नहीं देखा है एनजीओ से रिलेटेड, तो मेरा फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से उसे समझ में कुछ आएगा, क्योंकि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट को वहाँ पर एनजीओ के बारे में समझाया है। आज मैंने दोस्तों एनजीओ से रिलेटेड दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा। दोस्तों, मेरी लास्ट वीडियो की जो एनजीओ थी उसमें मैंने चर्चा कर रहा था कि स्वयंसेवी और स्वैच्छिक संगठन के बारे में। तो याद रखना दोस्तों, स्वैच्छिक संगठन जो है वह है जिसके कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, मुख्य केंद्र बिंदु होते हैं, जो रूपों में उसको सामाजिक लाभ हेतु अपनी गतिविधियों को केंद्रित करता है, ना कि किसी प्रकार के लाभ कमाकर अपने सदस्यों में उसका वितरण करता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि संगठन में सम्मिलित स्वयंसेवी अपनी उपलब्ध आवश्यकताओं एवं साधनों तथा स्वेच्छा से ज़रूरतमंदों व्यक्तियों की जो सहायता करते हैं, वो एक स्वैच्छिक संगठन के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि स्वैच्छिक संगठन जो है व्यक्तियों का जो समूह है, जो बिना राज्य के नियंत्रण के स्वैच्छिक सदस्य के आधार पर अपने सदस्यों को समान हितों को प्रोत्साहित करते हेतु उसे संगठित करता है, उसे ही कहा जाता है स्वैच्छिक संगठन। दोस्तों, याद ये रखना है आप लोगों को कि यूजीसी नेट में प्रश्न बनते कैसे हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने जब दोस्तों आप लोगों से चर्चा कर रहा था कि एनजीओ क्या चीज़ हैं, तो उसी के अंतर्गत दोस्तों एक और पॉइंट आता है, संदेश का कारण। अब संदेह का कारण क्या हो सकता है दोस्तों? इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि गैर सरकारी संगठन एक ऐसी गतिविधियां में शामिल है जो राष्ट्रीय हितों के लिए नुकसानदेह है, सार्वजनिक हितों को प्रभावित कर सकता है, देश की सुरक्षा और वैज्ञानिक और सामरिक, जिसकी सारांश हम कहते हैं, आर्थिक हितों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। दोस्तों, ये एक संदेह के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना आप लोग। रिपोर्ट में उन्हें सरकार के विकास लक्ष्यों के मार्ग को प्रमुख बाधा बताया गया है और आरोप लगाया गया है। क्यों? क्योंकि जीडीपी का जो विकास हुआ है प्रतिवर्ष 2 से 3% का नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, आईबी के रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं बात करूं, विदेशी सहायता प्राप्त करने के सारी एनजीओ जो हैं देश में अलग गांववाद और माओवाद, ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, माओवाद तो वो एक हवा दे रहा है। ठीक है, यानी बहुत सारा पैसा, धन, धर्मार्थ, विशेष अर्थ यानी आदिवासी को ईसाई बनाने का काम में भी लाया जाता है। तो इन चीज़ों को भी आप लोग ध्यान देना। उन पर भी एक यह आरोप भी लगाया जाता है कि विदेशी शक्तियों और उसका प्रयोग जो है एक प्रॉक्सी के रूप में भारत के विकास के पथ पर अस्थिर, ठीक है, करने के लिए करती है, जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र और खनन कार्य के खिलाफ गैर सरकारी संगठनों का विरोध प्रदर्शन करता है। तो ये भी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है दोस्तों, आलोचना के बारे में बात करें, ध्यान देना दोस्तों, एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों से विशेषताओं के बारे में। देखिए, बेसिकली क्या है, एनजीओ की जो विशेषताएं हैं, जिसको स्वैच्छिक बोला जाता है, आईएमपी है दोस्तों, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना कि राज्य की जो इसकी विशेषता अगर मैं विशेषता के बारे में बात करूं, देखिए ध्यान से सुनो दोस्तों, क्योंकि इसमें एक कारण ही होता है विशेषता में कि मेरे पास एक पेन है। अब मुझे उस पेन के बारे में, मान लीजिए मेरे पास फ़ोन है एंड्रॉयड एक, तो मेरे एंड्रॉयड फ़ोन की एक विशेषता है कि क्योंकि इसमें एक व्हाट्सअप चलता है, व्हाट्सअप से मैं वीडियो कॉलिंग से बात करता हूँ, व्हाट्सअप से मैं ही एक कॉलिंग भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं फ्री में बात कर सकता हूँ, जिसमें मेरे पैसे नहीं कटेंगे। तो ये मेरे फ़ोन की विशेषता है, मैं अपने फ़ोन में वीडियो बना सकता हूँ, ये मेरे फ़ोन की विशेषता है। उसी तरीके से एक एनजीओ की भी विशेषता बताई गई। तो एनजीओ की विशेषता क्या है? गैर सरकारी संगठन की एक विशेषता है जिसमें राज्य में स्वतंत्रता, स्वायत्तता, जिसको बोलते हैं स्वावलंबी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अनैतिक न्यासियों के बोर्ड द्वारा ही स्वशासित किया जाता है, पंजीकृत और गैर पंजीकृत होता है। इसके पश्चात या इसके निश्चित लक्ष्यों और उद्देश्यों का और कार्यक्रम भी होता है। इसमें प्रशासनिक संरचना व विविध संगठित प्रबंधन का भी एक कार्यकारी समितियां भी होती हैं। तो ये भी चीज़ें याद रखना आप लोग। इसकी सदस्यता ना हो तो उत्तराधिकारी से मिलती है और ना ही इसे निर्धारित की जाती है। बेसिकली सदस्य जो होते हैं स्वयंसेवी सहयोग होता है, और राज्य जो समाज कल्याण प्रशासन है, समाज कल्याण प्रशासन, उनमें ही
उसी से संबंधित कार्यक्रमों में भी संलग्न किया जाता है, क्योंकि स्वयं योजनाओं के बारे में बनाने में, उसके कार्यक्रम को बनाने में सक्षम किया जाता है दोस्तों ये स्वैच्छिक संगठनों की विशेषताओं के माध्यम से। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखना। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये बेसिकली क्या नियंत्रण तो करता है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर भी इसका एक फॉलो करता है ये चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो वह अपने कार्यकलापों और उसके अंशतः जो सहायता है वो अनुदान के रूप में राजकोष यानी फंड के रूप में उसे एक अंशतः जो स्थानीय समुदाय हैं उनके जो सदस्य हैं उन सदस्यों के कार्यक्रम और उसके लाभार्थियों के अंशदान करने और चंदे के रूप में निधि उगाना भी होता है, और ये दोस्तों एनजीओ के माध्यम से ही किया जाता है। ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान में रखना। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों से कि एनजीओ के 2 भागों के बारे में डिवाइड करो, तो आप लोग विभाजित इस तरीके से करोगे दोस्तों कि एक ऐसे स्वयंसेवी संगठन होते हैं जो अपने संसाधनों और अपनी योजनाओं को कार्यक्रम के रूप में इसे क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं दूसरी बात करूँ दोस्तों वहीं, तो कुछ ऐसे स्वयंसेवी संगठन होते हैं जो अपने संसाधनों को अतिरिक्त विभिन्न भागों में मंत्रालयों का अनुदान करते हैं। तो ये 2 इसके विभाजित भाग दोस्तों। ठीक है, आलोचना की गई यहाँ पर ये दोस्तों एनजीओ के बारे में कि गैर सरकारी संगठनों को प्राप्त करने के विदेशी धन को मात्र 13% का उपयोग धार्मिक गतिविधियों जैसे संभावित संदिग्ध गतिविधियों पर किया गया है। तो ये दोस्तों याद रखना, ये आलोचना किया गया है यानी क्रिटिसाइज किया गया है। ठीक है, किसी की थ्योरी को गलत नहीं बताया गया है, ये चीज़ें ध्यान रखना। विदेशी निधियों को प्रमुख उपयोग ग्रामीण विकास, गरीबों, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में हुआ है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों FII और FDI जैसे विदेशी धन आगमन की जो तुलना होती है उनमें गैर सरकारी संगठन को प्राप्त करने हेतु विदेशी धन अत्यल्प होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। अत्यल्प का मतलब होता है इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण। बाकी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वेश्चन बनेगा मैं उसी को बता रहा हूँ। थोड़ा मैं एनजीओ के बारे में आप लोगों से हिस्ट्री के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों की शुरुआत प्राचीन काल से ही हो गई थी, और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के जो इतिहास थे उसके तिथि निर्धारण जो है कम से कम दोस्तों 1839 में ही हुई थी। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। रोटरी के बाद रोटरी इंटरनेशनल आया था 1905 में स्थापित किया गया था, और अनुमान लगाया गया था कि 1914 तक ये और 1043 एनजीओ की स्थापना हो चुकी थी 1914 में। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन जो है गुलामी विरोध आंदोलन निस्तरीकरण सम्मेलन के समय एक चोटी पर पहुंच गए थे। हालांकि वाक्यांश जो है दोस्तों गैर सरकारी संगठन 1945 में यूएसए संगठन की स्थापना की गई थी, और मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका था फर्स्ट वीडियो में ही। नेक्स्ट दोस्तों बात मैं कर दूं संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय नंबर 10 में पूछा जाता है नेट के एग्जाम में कि बताइए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अध्याय में किस अनुच्छेद में दोस्तों संगठनों और सलाहकार भूमिका प्रावधानों के साथ ना हो और प्रावधानों के साथ जो ना तो सरकारी हो और ना ही राज्य सदस्य हो, इसके बारे में सलाह दिया गया है। तो दोस्तों याद रखना ये कब किया गया था, किस एक्ट के अकॉर्डिंग किया गया था। तो ये किया गया था संयुक्त चार्टर एक्ट था, और अध्याय नंबर 10 में और अनुच्छेद 71 के अंतर्गत इसमें सलाह की भूमिका के बारे में प्रावधान दिया गया था। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखना होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ खास नहीं है, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो इन चीज़ों पर मैं चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों से। एनजीओ दोस्तों क्या है कि इसके अलावा जो वैकल्पिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए स्वयंसेवी क्षेत्र भी होता है, और एक निचले स्तर के संगठन भी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन संगठन भी होता है, निजी स्वैच्छिक संगठन भी होता है, स्वावलंबन होता है, स्वयंसेवी क्षेत्र होता है, नागरिक विकास होता है, स्वतंत्र क्षेत्र होता है, गैर राज्य कलाकार होते हैं, एट्सेट्रा। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना दोस्तों। गैर सरकारी संगठन एक विषम समूह है जिसमें एनजीओ शब्द का आसपास आदिवर्णिक शब्दों से एक लंबी सूची भी विकसित हो जाती है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना आप लोग दोस्तों यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए हम बात कर रहे हैं दोस्तों समाज कल्याण प्रशासन में स्वयंसेवी संगठन के बारे में। तो एनजीओ का एक विधि भी होती है, क्या है कि यह एनजीओ की एक कार्य प्रणाली के अंतर होता है। इसमें कुछ प्रमुख या कुछ रूप से पैरवी करते हैं। जब इसमें अन्य
अन्य मुख्य रूप से कार्यक्रम या गतिविधि संचालित होती है, तो उदाहरण तौर पे ये देखा जाता है कि जैसा एक गैर सरकारी संगठन जो कि गरीब उन्मूलन से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये चीज़ों को दोस्तों आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन हाँ स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझसे ग्रुप में ज्वाइन होकर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। बड़े और गैर सरकारी संगठन की वार्षिक बजट सैकड़ों मिलियंस अथवा कई बिलियंस डॉलर्स हो सकता है। उदाहरण के लिए अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड पर्सन्स यानी AARP 1999 के बजट में यूएस ने डॉलर 540 मिलियन से अधिक बताया था दोस्तों। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना आप लोग। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो UGC नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। भूमिका, तो दोस्तों याद रखना कि NGO की जो उपस्थित नागरिकों की आवाज़ को अभिव्यक्त देकर या उसके सहभागी लोकतंत्र को सक्षम बनाना होता है। वहीं दोस्तों निम्नलिखित माध्यमों से जनता और सरकार के बीच प्रभावी गैर राजनीतिक कड़ी के रूप में कार्य करता है NGO। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ परामर्श और राजनीतिक सहयोग, जहां सरकार द्वारा गठित कमिटियों, टास्क फोर्स और सलाहकार पैनल के गैर सरकारी संगठनों को शामिल करके उसकी विशेषता का उपयोग किया जाता है। ये भी बात आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं दोस्तों यहाँ पर स्वैच्छिक संगठन और NGOs के बारे में, जिसमें एक नाम और आप लोगों को देखने को मिल सकता है, वर्गीकरण क्या चीज़ होती है। बेसिकली दोस्तों स्वैच्छिक जो संगठन होता है वो अपने या उसकी स्थापनाओं पर अपने नाम से पुकारे जाना जाता है, और जिसमें धर्मार्थ संगठन वे संगठन है जो गरीब तथा ज़रूरतमंद लोगों को सहायता करने में, ठीक है, सहायता करने में उनके लिए क्या करता है, ज़रूरतमंदों की सेवा करने के लिए मुख्य रूप से निर्मित किए गए, ठीक है, मुख्य रूप से निर्मित किए जाते हैं। जिससे बेसिकली क्या होता है कि मिशनरी ऑफ चैरिटी ऐसे धर्मार्थ संगठन का उदाहरण के रूप में जाना जाता है, जिसमें अधिकतर कार्यकर्ता जो है पूरी तरह से सेवा के लिए समर्पित हो जाता है और वे किसी भी चीज़ों को वापसी की आशा नहीं करता है। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, बेसिकली दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और दोस्तों इसे शेयर भी करेंगे, ठीक है, अपने दोस्तों में। और यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से दोस्तों पूछ सकते हैं। ठीक है, और हाँ अगर दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को, देखिए मैंने वीडियो आप लोगों को बनाने के लिए मतलब कम कर दिया है, डेली 1 देता हूँ या तो 2 देता हूँ, कभी कभी देता भी नहीं वीडियोज़ हूँ। ठीक है, तो आप लोग का रीज़न है दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ और आप लोगों ने 100 मतलब यानी 100 आप लोग लाइक नहीं बना पा रहे हो, है ना। यदि दोस्तों लाइक नहीं आएंगे तो मैं वीडियो कैसे बना सकता हूँ, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। वही टाइम दोस्तों मैं किसी और जगह यूटिलाइज़ करता हूँ तो मुझे वहाँ से बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट्स होते हैं। तो दोस्तों याद रखना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।